नमस्कार। मैं शिव कुमार विवेक। हम लोग गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो लोगों में आम चर्चा में सर्वाधिक ज्वलंत विषय होता है। हम लोग सब राजनीति पर बहुत बात करते हैं। राजनीति के बारे में शहर के बुद्धिजीवी से लेकर गांव के आम आदमी तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानकारी रखता है, रुचि रखता है और चर्चा करता है। लेकिन राजनीति का एक शास्त्र है, राजनीति के कुछ सिद्धांत हैं और राजनीति एक पूरे अध्ययन और मनन का विषय है। तो इस विषय के विशेषज्ञ से अगर हम चर्चा करेंगे तो हम राजनीति के ट्रेंड्स, राजनीति के उतार चढ़ाव, राजनीति के सिद्धांत, राजनीति की उन्नति अवनति और राजनीति की दशा और दिशा पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये सुयोग, ये संयोग, ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। आज हमारे बीच में राजनीति के एक प्रकांड पंडित मौजूद हैं जिन्हें मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। आप हैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा। आप राजनीति के पिछले 3.5 दशकों से अध्येता हैं और विद्वान हैं। आप अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। मोतीहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप कुलपति रहे हैं और मेरठ विश्वविद्यालय में आप राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष रहे हैं। तो आपका राजनीति पर चिंतन, मनन, अध्ययन का एक लंबा सिलसिला है। तो आइए हम आपसे कुछ राजनीतिक सवालों को, राजनीतिक गुत्थियों को समझते हैं। और मैंने जैसा पहले कहा कि हम एक ऐसे अवसर पर बैठे हैं जहां जब गणतंत्र का अमृत गणतंत्र अमृत महोत्सव कल आयोजित होने जा रहा है। और इस गणतंत्र पर खास बात यह है कि भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प भारत, एक विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम एक विकसित भारत बनाने का सपना अपनी आंखों में देख रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सपना है ये और एक बड़ा संकल्प है। और राजनीति किस दिशा में जाती है, लोकतंत्र की सफलता उसी पर निर्भर करती है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में। और निश्चित रूप से हमारे श्रोता और विद्यार्थी, दर्शक राजनीति के कुछ सवालों पर आपसे बहुत कुछ हासिल करेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गणतंत्र दिवस है, वो लोग कहते हैं कि गणतंत्र में जो हमारी राजनीति है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, उसका चरित्र, आपने बहुत पिछले 3.5 दशक से राजनीति का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उस चरित्र में कुछ पतन दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और बड़े आशावान लोकतंत्र हैं, बड़े उज्जवल भविष्य के का सपना हमारी आंखों में है। तो ये जो एक विसंगति है, ये जो एक समस्या है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आभारी हूँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और समस्त बंधुओं का। हम अमृत काल में जी रहे हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अब ये भी स्वीकार करने को विवश हुए हैं कि हम संसार का सबसे पुराना लोकतंत्र हैं जी। इसलिए जैसा आपने संकेत में कहा कि कुछ राजनीतिक संस्कृति में कुछ पतन के बिंदु भी दिखाई पड़ते हैं। चाणक्य ने राजनीति की परिभाषा करते समय कहा, अलब्ध लब्धार्था लब्ध परिरक्षिणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। राजनीति वह है जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है। अलब्ध लब्धार्था, जो प्राप्त हो गया है उसको रक्षित करती है, जो रक्षित हो गया है उसका विवर्धन करती है, संवर्धन करती है, और जो संवर्धित हो गया है उसे पात्रों में, सुपात्रों में वितरित करने का प्रयत्न करती है। लोकतंत्र का भी मुख्य दायित्व यही है। हम
आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप आज जैसा लोकतंत्र है, उसमें निरंतर ये प्रयास पिछले 75 वर्ष में करते आए हैं। कहीं कहीं उसमें स्खलन भी हैं, च्युतियाँ भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन वो दोष प्रत्येक काल में होते हैं, प्रत्येक युग में होते हैं। हम राम काल को याद करें उसमें भी, और महाभारत काल को याद करें उसमें भी। इसलिए वे दोष मुझे व्यथित नहीं करते, चिंतित नहीं करते, आशंकित नहीं करते, अपितु जैसा आपने कहा हम आशान्वित होते हैं। भारत एक विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र, मूल्यों की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, लोक के प्रति संवेदना की दृष्टि से संसार का सबसे पुराना लोकतंत्र है। इसलिए हम इस आधुनिक व्यवस्था में भी लोकतंत्र को स्वीकार करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। आपने देखा 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए पाश्चात्य औपनिवेशिक शासन से, उस समय विश्व में करीब 90 देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र हुए उपनिवेश से, लेकिन अधिकांश ने लोकतंत्र को अपनाया और अधिकांश में लोकतंत्र विफल हो गया। भारत में विफल इसीलिए नहीं हुआ कि भारत मूलतः लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र हमारे संस्कार, सभ्यता, परंपरा सब में, आचरण में है। तो मुझे तो लगता है कि हम एक विकसित भारत संकल्प की, जिसकी आपने उल्लेख किया, भारत एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारतोदय का काल है, इसे मैं कहता हूँ, ये भारतोदय का काल है। ये विश्व में भारत की प्रतिष्ठापना होने का काल है। ये भारत के आगे बढ़ने का समय है। ये पुराने बूढ़े भारत के युवा संकल्प का काल है। इसलिए बहुत आशान्वित हूँ। जी, आप राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। द राजनीति और शास्त्र, अगर हम ये दो शब्दों को देखें तो राजनीति में शास्त्र, राजनीति में सिद्धांत, राजनीति में नियम कायदे। दरअसल अवमूल्यन की जब बात होती है तो इन्हीं का क्षरण हम देखते हैं। तो इनके प्रशिक्षण की, देखिए हमारे देश की, जैसा आपने कहा, लोगों के मन में लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र इतने समय तक जिंदा है। लेकिन जो क्षरण है उससे बचने के लिए, देखिए क्षरण या तो राजनेताओं के स्तर पर है या व्यवस्था के स्तर पर कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। उससे बचने के लिए क्या नेताओं के प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है? राजनीति शास्त्र आप पढ़ाते हैं तो क्या उन्हें भी पढ़ाने की ज़रूरत है? जैसा हम खबरें पढ़ते हैं कि याले या दूसरे विश्वविद्यालय कहीं राजनीतिक प्रशिक्षण या नेताओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रहे हैं, या कक्षाएं वहाँ शुरू हुई थी, पिछले चुनाव में कई लोगों को वहाँ भेजा गया था। तो क्या हमारे यहाँ भी इस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत है, या अपने आप हमारा समाज उनको, हमारा लोकतंत्र उनको प्रशिक्षित करता रहता है? कैसा मानते हैं आप? देखिए, मैं फिर से एक बार परंपरा में जाऊंगा। हमारे तो जी। सारे राजपुत्र, जितने राजकुमार, जितने राजा हैं, सबने गुरुकुलों में जाकर प्रशिक्षण लिया है। और वह प्रशिक्षण केवल शास्त्रों का नहीं है, शस्त्रों का भी है, नीति का भी है, दंड का भी है, न्याय का भी है, सभी प्रकार का प्रशिक्षण है, ज्ञान का भी है। वो धेनु के पीछे यात्रा करने का भी दिलीप ने प्रशिक्षण लिया है। इसलिए भारत में राजाओं के, शासकों के प्रशिक्षण की प्राचीन व्यवस्था है। आधुनिक समय में भी उनका प्रशिक्षण, जैसा आपने संकेत में ही कहा, उनका प्रशिक्षण इस आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इस प्रकार के संस्थान देश में बने हुए हैं। संसद में भी एक संस्थान है जो नवनिर्वाचित सांसदों का प्रशिक्षण कुछ दिन का करता है। राज्यों में भी इस प्रकार के संस्थान बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार के अलग ऐसे प्रकल्प हैं जो उनकी प्रशिक्षण के कुछ समय निकालते हैं, अवकाश निकालते हैं। लेकिन ये प्रशिक्षण केवल यांत्रिक है प्रायशः। मुझे लगता है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण व्यक्ति का समाज जीवन जीने में, उनकी समस्याओं को समझने में, उनके निराकरण के उपाय सोचने में और उनके लिए संभव प्रयत्न करने में है। वो प्रशिक्षण कई बार राजनेताओं का धीरे धीरे नहीं हो पाता। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ ऐसे राजनेताओं की परंपरा दुर्भाग्य से चली जो एक परिवार से आए और उस परिवार के होने के कारण उन्हें राजनेता मान लिया गया, तो उनका कोई प्रशिक्षण निश्चित रूप से नहीं हो पाया। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भारत में कई हजार विधायक चुने जाते हैं, 750 MP चुने जाते हैं। उनका बहुमत उनका है, बहुसंख्या उनकी है, जो समाज जीवन से आते हैं, जो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामने देख कर आते हैं, उनसे सीख कर आते हैं। बहुत बार उनमें च्युति होती है, कई बार भाषा का दोष होगा, कई बार समझ का दोष होगा, कई बार विचारधारा में कोई एक कट्टरता होगी, कई इस तरह की स्थितियां होंगी। फिर भी मुझे लगता है कि उन्हें विधिवत ऐसे प्रशिक्षण के स्थान पर मनुष्यों के, नागरिकों के बीच में अधिक संवाद बनाए रखना ही उनके प्रशिक्षण का सूत्र हो सकता है। आपने जैसा कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, हम जानते हैं कि वैशाली और लिच्छवी और ये बड़े गणतंत्र रहे हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले हम देश हैं इस समय। और आपने जैसा कहा कि हमारी परंपराओं में लोकतंत्र रहा है, तो दुनिया को हम विश्व गुरु होने की बात भी हो रही है, तो हम दुनिया को लोकतंत्र के मामले में, राजनीतिक परंपराओं के बारे में क्या सिखा सकते हैं? देखिए, भारत के पास इस समय बहुत अच्छा अवसर है। कोविड की आपदा के बाद मैं प्राय राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में कहता हूं कि पश्चिम ने जब पहली बार ये कहना प्रारंभ किया कि इतिहास का अंत हो गया, विचारधारा का अंत हो गया, ईश्वर की मृत्यु हो गई, ये मूलतः वामपंथ के अवसान की गाथा थी और पूंजीवाद की यशोगाथा थी कि उसके एकमात्र निर्विवाद निर्विकल्प रूप से जीने की संभावनाओं की घोषणा थी। लेकिन कोविड ने ये बता दिया कि वह पूंजीवादी विकल्प भी थोथा है, शून्य है, वह भी संभावनाओं से युक्त नहीं है और भारत एक विकल्प हो सकता है, ये अवसर दिया। भारतीय विचार, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास, हमारा जो ये परिवेश है पूरा, वो संसार को एक ऐसा स्थायी, संपोष्य, सस्टेनेबल विकल्प देने की स्थिति में है। इसीलिए हम ये कल्पना भी करने लगे फिर से सहस्रों वर्षों बाद हम विश्व को गुरु के रूप में स्थापित होंगे। लेकिन देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि भारत यदि विश्व गुरु बनने की संभावनाएं भी रखता है, उन भावनाओं में ऐश्वर्य से, समृद्धि से, विकास से, संपत्ति से, बहुत बड़ी आधारभूत संरचना से, उनसे विश्वगुरु नहीं बन सकता। वह बनेगा अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कार से। तो यदि उसे ज्ञान विवेक से विश्वगुरु बनना है तो उसके लिए हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में, हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं में ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के प्रकल्पों की आवश्यकता है जो भारत के मूल भाव को संचारित करते हों, भारत की मूल प्रकृति के साथ मेल खाते हों। इसलिए विश्वगुरु बनने की संभावनाएं हमारी पूर्णता हैं, लेकिन हम पश्चिम का अनुकरण करके विश्वगुरु नहीं बन सकते। वैसा बनने के लिए हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में भी आज से 200-225 साल पहले कहा था। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात इन दिनों काफ़ी हो रही है और अच्छा, उसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। अगर हम भारतीय राजनीतिक ज्ञान की बात करें तो हमारे पास एक चाणक्य, कौटिल्य जैसे विचारक रहे हैं जिन्होंने बहुत पहले राजनीति के बारे में बहुत सी दिशा निर्देश दिए थे, बहुत से मानक तय किए थे राजनीतिक आचरण के। इनके बारे में निश्चित रूप से विश्व को बताने की तो आज आवश्यकता है और हम आज इस स्थिति में हैं कि हम देश के दूसरे जो लोग, दुनिया के दूसरे लोकतंत्र हैं, उनको इनके बारे में बता सकते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि इस तरह के भारतीय विचारकों के बारे में और हम क्या बता सकते हैं दुनिया को। देखिए, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से इन संभावनाओं के द्वार भी अनावृत हुए हैं कि हम भारतीय विचार पर अपनी कक्षाओं में बात कर सकें, पाठ्य पुस्तकों में बात कर सकें, शोध अनुसंधान के विषयों में बात कर सकें। भारतीय विचार के बारे में अनभिज्ञता बहुत सर्वव्यापी रही है। उसके राजनीतिक कारण है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सच बात यह है कि जैसे संवाद, संचार जिसके आप मर्मज्ञ हैं, उस क्षेत्र में भी प्रायशः हमने पश्चिम के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। मुझे संचार के विद्यार्थी मिलते हैं तो वह हैरोल्ड डी लासवेल, नॉर्बर्ट वीनर, क्लाइड ई शैनन, इन सब के नाम तो लेते हैं, वे भारतीय परंपरा के बारे में मूलतः नहीं जानते हैं। मुझे बहुत पुरानी पुस्तक एक याद है, विमल दिशानायके की एशियन वे ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें उन्होंने, श्रीलंका के एक स्कॉलर थे और उन्होंने यमनचिकेता संवाद का उल्लेख किया था संवाद की परंपरा में। ऐसे ही राजनीतिक चिंतन में जब भी हम कोई विचार आज रख रहे हैं, मुझे लगता है कौटिल्य का उल्लेख आपने किया, कौटिल्य से पूर्व भी आदि शांति पर्व में, महाभारत में बहुत विस्तार से भीष्म युधिष्ठिर को राज्य की व्यवस्था के बारे में, राज्य की नीति सिद्धांतों के बारे में, राजा के अनुशासन के बारे में, उसके मंत्रियों की योग्यताओं के बारे में, कार्यालय के अन्य अमात्यों, सचिवों, इन सब के बारे में वर्णन करते हैं। उनमें से बहुत कुछ आज भी ऐसा है जो आज के शासकों के लिए भी उपादेय हो सकता है। आप प्रायशः देखते हैं, अभी 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट प्रस्तुत करते समय प्राय ऐसा होता है, हमारे वित्त मंत्री किसी एक पुराने विचारक का एक श्लोक उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि ऐसा परंपरा में कहा गया है। दुर्भाग्य यह है कि वो केवल श्लोक का उच्चारण मात्र करते हैं, उसका कोई
व्यावहारिक स्वरूप हमें बजट की प्रक्रिया में या व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। लेकिन यदि आय व्यय के विवरण के रूप में देखें, कराधान के रूप में देखें, करारोपण के रूप में देखें, राज्य के कोष के रूप में देखें, तो इस पर विस्तार से याज्ञवल्क्य ने, कामंदक ने, कौटिल्य ने, महाभारतकार ने सबने वर्णन किए हुए, शुक्र ने सबने वर्णन किए हुए हैं। उनका उपयोग विद्यार्थियों तक यदि हो जाता है तो वह विद्यार्थियों से समाज में जाएगा और नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अब इसको सुनते हुए मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत कुछ बातों को, बहुत कुछ हिस्से को हम भारतीय नई शिक्षा नीति का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन क्या जो आपने जिक्र किया राजनीति के पाठ हमारी रामायण में, हमारी महाभारत में, हमारे अन्य ग्रंथों में, क्या इनको नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है, जोड़ा जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रशासकों से और शिक्षा व्यवस्था में संलग्न सभी हितधारकों से ये अपेक्षा करती है कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने विषय वस्तु में सम्मिलित करें, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करें और उसके अनुसार ही अपने शोध विषयों का निर्धारण भी करें। रामायण का आपने उल्लेख किया। रामायण भारत का एक वैदिक काल के बाद आदि काव्य है और आदि कवि वाल्मीकि मूलतः राज्य के प्रशासन की व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए एक राज परिवार का वर्णन करते हैं विस्तार से। ऐसे देखें, राम से मिलने जब भरत आते हैं उनसे प्रार्थना करने के लिए कि आप लौट चलो अयोध्या को, तो अयोध्या कांड में 100वें सर्ग में राम भरत से पूछते हैं कि तुम राजा बन गए हो तो तुम क्या क्या करते हो। उसमें वो कई सौ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों में सारे समाज के हित के सभी वर्गों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, प्रशासकों के बारे में, लोक सेवकों के बारे में, कार्यालयों के बारे में, जनता के बारे में, करारोपण के बारे में, वर्षा के बारे में, कृषि के बारे में, सबके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे ही हम पूरी भारतीय परंपरा में से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने अभी संवाद और संचार की बात कही थी। हम देखते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बड़े संचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका मन की बात को देखें या उनकी संवाद करने की शैली को देखें या सामाजिक माध्यमों पर उनकी सक्रियता और उपस्थिति को देखें, तो राजनीति में क्या उनको एक बहुत अच्छे संचारक के रूप में याद किया जाएगा, या राजनीतिकों के संचार पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, भारत में अच्छे संचारक राजनेताओं की संख्या बहुत पुरानी रही है और बहुत बड़ी संख्या में आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो संचारक भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, या राजनीतिज्ञ थे और संचारक बने, दोनों भूमिकाओं में गए। निस्संदेह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता के रूप में हमारे सामने आए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उस समय उनकी राष्ट्रीय स्तर पर उतनी छवि ना भी बनी हो, लेकिन प्रधानमंत्री के बनने के बाद उनकी जो छवि है वो एक अच्छे प्रशासक की, अच्छे संवेदनशील व्यक्ति की, सबके बारे में, सबके साथ, सबका कल्याण, सबके विकास के बारे में सोचने वाले व्यक्ति की, लेकिन ऐसे व्यक्ति की भी जो सीधे संवाद करता है जनता से। बहुत सारे राजनेता उन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन हम आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कहना चाहिए उससे अधिक वो अपने संवाद के माध्यम से कह लेते हैं। वो विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कर लेते हैं, वो शिक्षकों से सीधे बात कर लेते हैं, वो कुलपतियों से सीधे बात कर लेते हैं, वो आपने देखा राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए कारीगरों के साथ भी बैठ जाते हैं, वे अपने कार्यालय के लोगों के साथ भी बैठ जाते हैं, वो सेना के व्यक्तियों के साथ भी वहीं सीमा पर चले जाते हैं। तो वो किसी भी क्षेत्र में वो सीधे संवाद करने में कुशल हैं और ये उनको सफल भी बनाता है, लोकप्रिय भी बनाता है। इन दिनों राजनीति में स्वाभिमान और आत्मगौरव की प्रतिष्ठा करने की बात हो रही है और हमारी जो भारतीय सरकार है, केंद्र सरकार है, इसने इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए हैं। इसको आप राजनीति विज्ञान की दृष्टि से किस तरह देखते हैं? हमारे श्रोता और विद्यार्थियों को कृपया बताइए। देखिए, ये स्वतंत्रता का अमृतकाल जब से प्रारंभ हुआ तब से भारत के स्व के जागरण की बात प्रारंभ हुई है। सच ये है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्व के जागरण का ही आंदोलन था। मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में प्राय कहता हूँ, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व भर के राष्ट्रीय आंदोलनों से भिन्न, विशिष्ट, विलक्षण,
अद्भुत इसीलिए है कि वो केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्नों का आंदोलन मात्र नहीं था, वह वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, वह अध्यात्म के स्तर पर, समाज सुधार के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, कविता के स्तर पर, पत्रकारिता के स्तर पर, फिल्मों के स्तर पर, सभी स्तरों पर निरंतर सामूहिक रूप से काम करने वाली मेधा का नाम था वह आंदोलन। इसीलिए उस राष्ट्रीय आंदोलन में काशी प्रसाद जायसवाल हिंदू पॉलिटी लिखते हैं, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती लिखते हैं, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व भी है, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में आपको हिंदी फिल्मों में नरेंद्र शर्मा की पुरानी कविता है कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से हम सब ने ललकारा है, वह भी लिखा जाता है। उसी राष्ट्रीय आंदोलन में अध्यात्म की धारा श्री अरविंद भाते हैं, उसी राष्ट्रीय आंदोलन में समाज सुधार भी होता है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पूर्णतः भारत के स्व के जागरण की और प्रस्फुटन की प्रतिकृति है। वह आज फिर से प्रारंभ हुआ है। हम इस स्वाभिमान, आत्मविश्वास, आत्मबोध, आत्मगौरव की ओर बढ़ रहे हैं। यह निश्चय रूप से प्रीतिकर और सुखद है। जी, राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल ट्रेंड्स, राजनीतिक जो ट्रेंड्स रहते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती, अध्ययन अध्यापन किया जाता है। और हम देख रहे हैं, और ट्रेंड्स में भी कुछ ट्रेंड्स तो राजनीति में हमेशा देखे जाते हैं, वो कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, लेकिन कुछ ट्रेंड्स नए नए जुड़ते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि देश की राजनीति में परिवारवाद एक ट्रेंड और चूंकि वो ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए उस पर काफ़ी विस्तृत बहस भी है, व्यापक बहस हो रही है। तो और ब्रांडिंग जो है वो राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ कर इस समय की जा रही है। लेकिन एक और नया शब्द हम सुन रहे हैं कि रिलीजियस नेशनलिज्म, इसको कृपया स्पष्ट कीजिए और इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? ये देखिए, मेरी समझ ये कहती है कि भारत में राष्ट्रवाद दुर्भाग्य से भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत एक ऐसा अस्पृश्य शब्द हो गया जिस पर ठीक से न अकादमिक वर्ग ने विचार किया, न अन्य बौद्धिक वर्ग ने। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय जब एक विशेष राजनीतिक दल के एक व्यक्ति ने, शीर्षस्थ नेतृत्व ने उठाया भी, तो भी उसे कोई बहुत सम्मान की दृष्टि से अकादमिक बौद्धिक वर्ग ने नहीं लिया। आज भी जो इस प्रकार से भारतीय जनमानस का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, उसको धार्मिक राष्ट्रवाद कहकर मूलतः एक रंग में रंगने की प्रतिक्रिया है। ये तो धार्मिक राष्ट्रवाद एक प्रतिक्रियावादी शब्द है जो कुछ लोगों के असंतोष के कारण उत्पन्न हुआ है। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का धार्मिक राष्ट्रवाद भारत में संभव है। भारत सहस्रों वर्षों से विभिन्न प्रकार के उपासना पद्धतियों के साथ जीने का अभ्यस्त है। मैं कहता हूँ, अथर्ववेद का एक मंत्र है, नाना धर्माणम बहुधा विवाचसम जन्म विभ्रति पृथ्वी यथोकसम। विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति मानने वाले और विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलने वाले लोगों को जिस प्रकार पृथ्वी धारण कर लेती है, वैसे ही हम सबको धारण करें। ये अथर्ववेद से लेकर, और फिर आप जरा एक बार देखिए, शकों ने, हूणों ने, यवनों ने, म्लेच्छों ने, कुषाणों ने, फिर मुस्लिमों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, लोदियों ने, पुर्तगालियों ने, ऐबकों ने, खिलजियों ने, ब्रिटिशों ने, सब ने हम पर इतने आक्रमण किए, उसके बाद भी हमें कोई धार्मिक कट्टरता इस भारतीय कहे जाने वाले समाज में कभी नहीं हो पाई। वो इसीलिए हो पाई कि हमें सबको समाहित करने का एक भाव है, वो हम चलेंगे। एक प्रकार से ये कुछ लोगों का आक्षेप है धार्मिक राष्ट्रवाद, ऐसा कोई अवधारणा के रूप में मुझे दिखाई नहीं देता। भारतीय संदर्भों में हम सब जानते हैं, जो भी भारतीय संदर्भों को ठीक से समझते हैं, कि धर्म की परिभाषा, धर्म की अवधारणा अलग है। धर्म जीवन जीने का तरीका है, आचरण का तरीका है। इसलिए धर्म संस्कृति, धर्म से संस्कृति है और संस्कृति से राष्ट्र बनता है। इसलिए धर्म अगर राष्ट्र की निर्माण में कहीं भूमिका निभाता है और सकारात्मक भूमिका ही निभाता है, तो उसमें कहीं कोई गुरेज की बात नहीं है। इसलिए आपने ठीक ही कहा कि ये शब्द जो है वो एक खास विचारधारा के लोगों ने उसको बदनाम करने के लिए गढ़ा है। हाल में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक बड़े समाचार पत्र का शीर्षक था भारत की प्राण प्रतिष्ठा। तो निश्चित रूप से ये बहुत सही संदर्भों में इसको रखा गया है। अभी हाल के वर्षों में
दुनिया भर के देशों में हम ये देख रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी सरकारों का एक ट्रेंड आ रहा है, राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं, एक राष्ट्रवादी सरकारों का युग जैसा दिखता है। 2023 में 1 दर्जन करीब राष्ट्रों में राष्ट्रवादी सरकारें चुनी गई और 2024 में दुनिया के कई देशों में राष्ट्रवादी विचार के दलों की प्रबलता हम देख रहे हैं। तो ये एक, इसको मैं समझता हूँ बड़ी एक सकारात्मक दिशा है। और भारत की नज़र से इसको आप कैसे देखेंगे या व्याख्यायित करते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है राष्ट्रहित का सिद्धांत, स्वहित का सिद्धांत। उसे नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं कोई भी काम करना है, हमें कोई भी नीति बनानी है तो राष्ट्रहित को प्रारंभ में रखना है। प्रायशः ऐसा हुआ है कुछ राष्ट्रों के संदर्भ में कि उन्होंने राष्ट्रहित की अपेक्षा विश्वहित या अपनी छवि हित को ध्यान में अधिक दिया। जो आंतरिक नीतियां हैं उनके कारण अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया। इधर ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि वो नेशन फर्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया फर्स्ट, ऐसे अपने देश के प्रति प्राथमिकता निर्धारित करने का भाव विश्व में बढ़ा है। ये वो वैश्वीकरण के व्यापारी उन्माद से मुक्ति का भी एक मार्ग मुझे लग रहा है इस दृष्टि से। इसलिए कैसे कोई राजनीतिक दल किसी देश में जीतता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि समाज में सामूहिक रूप से एक विचार प्रसरित हो जाए कि अपना राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद अलग सोचना है। ये एक परंपरा भारत में हमेशा से है। महाभारत कहता है त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद, कुलम जनपदस्यार्थे राष्ट्रार्थे पृथ्वी त्यजेद। एक के गांव के लिए, कुल के लिए एक के हित का परित्याग किया जा सकता है, गांव के लिए कुल के हित का, जनपद के लिए गांव के हित का और राष्ट्र के लिए सबके हित का, बहुमत के हित का या समूह के हित का बलिदान किया जा सकता है। ये एक विचार है जो थोड़ा सर्वत्र इस समय दिख रहा है। पत्रकारिता और जनसंचार के विद्यार्थियों के लिए आप राजनीतिक समझ, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक कवरेज के बारे में क्या टिप्स देंगे? उस पर मैं आपसे अधिक समझ नहीं रखता हूँ, फिर भी मीडिया के विद्यार्थियों से प्रायः मैं एक ही निवेदन करता हूँ, निर्भीकता से कहिए, सच कहिए, लेकिन राष्ट्र प्रथम ध्यान में रखते हुए कहिए, अपनी भाषा समृद्ध कीजिए। इससे मुझे थोड़ा संकट होता है आजकल अधिक देखकर। भाषा समृद्ध कीजिए, किसी भी एक भाषा में लिखिए, किसी भी एक भाषा में बोलिए। ये ठीक नहीं है कि मैं अभी राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के कवरेज बहुत सारे चैनलों की देख रहा था। उनके शब्दावली को ध्यान से आप देखें तो वो एक वाक्य भी ऐसा नहीं बोल पाते जिसमें उर्दू बहुत घुसी हुई ना हो। यदि उर्दू पत्रकारिता करनी है तो करिए, लेकिन हिंदी पत्रकारिता के नाम पर अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों से बचिए। अंग्रेजी पत्रकारिता करनी है अंग्रेजी में बोलिए, संस्कृत में करनी है संस्कृत में बोलिए, लेकिन किसी एक भाषा में ठीक से समझिए। दूसरा, भारत के साहित्य को अवश्य पढ़िए, भारत की भूगोल को ठीक से जानिए, भारत को जानिए, तब भारतीय पत्रकारिता कीजिए। ये सबसे निवेदन करूँगा। बहुत धन्यवाद। आपने पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रांगण में इन विषयों के विद्यार्थियों के लिए बहुत मूल्यवान टिप्स दिए हैं। निश्चित रूप से आज भाषा का भी संकट है, राष्ट्रीय विचारों की समझ का भी संकट है और राजनीति के बारे में तो गहरी समझ की ज़रूरत है ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे।